है, लेकिन जस्ट 18 पार्टिसिपेंट्स, वो वेटिंग लिस्ट में तो नहीं, वेटिंग लिस्ट में तो नहीं बैठे। चलें फिर, थोड़ी देर वेट करना है। नहीं सर, मैं वेट करूंगी क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करना है और नए चैप्टर के स्टार्ट में ही इतनी कम स्ट्रेंथ है। हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी पार्टिसिपेंट्स बहुत कम शो हो रहे हैं, न्यू चैप्टर हमें स्टार्ट लेना है, तो हम स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 50% स्ट्रेंथ भी इस वक्त क्लास में नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं तो फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट की तो कोई और क्लास भी नहीं हो रही। ठीक है सर, अब स्टार्ट कर दें। वो ब्लैंक शीट निकाल। चलिए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, अपने नए चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं। देखो बेटे, हमारे पास लास्ट चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसने बहुत हमारी हेल्प की। किस चीज में? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प की। और फिर उसी चैप्टर में मैंने आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स भी बताए और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। नाउ वी आर दिस एबल कि हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। अब हम इस काबिल हो गए हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करें तो बेटे आपके साथ अकाउंटिंग साइकिल हमने डिस्कस किया था। अकाउंटिंग साइकिल में हमने क्या चीज सीखी थी कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली 4 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। और अकाउंटिंग के जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 4 फंक्शंस हैं, हम डिफरेंट बुक्स में परफॉर्म करते हैं। वो बुक्स भी हमने, उनके नेम्स भी पढ़े थे। हमने रिकॉर्डिंग का काम कहाँ करना है? जर्नल में। उसके बाद डाटा ट्रांसफर करेंगे टूवर्ड्स लेजर्स, लेजर से डाटा आपके ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फिर डाटा आपका मूव करता है टूवर्ड्स फाइनल अकाउंट्स। तो अब हमने इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। हम जनाब इस चैप्टर में अपना फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हम सीखेंगे कि जर्नल में डाटा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल का फॉर्मेट क्या है, हम बुक कीपिंग का काम कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। उससे पहले लेट्स रिवाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स। बेटे जर्नल हमने 2 तरह के डिस्कस किए थे: डे बुक्स, प्राइम एंट्री बुक्स या फिर जनरल जर्नल। एक बात हमने क्लैरिफाई की थी, उसको दोबारा से मैं यहां रिपीट करूंगी। वो बात हमने क्या क्लैरिफाई की थी कि जनाब जो 2 डिफरेंट तरह के हमारे पास जर्नल्स हैं, एक का नाम हमने रख दिया जनरल जर्नल जो कि आपका कॉमन जर्नल है, और दूसरे आपके स्पेसिफिक जर्नल्स होते हैं जिनका नाम हमने रखा डे बुक्स या फिर प्राइम एंट्री बुक्स। बिजनेस में जो रूटीन की रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं, जो बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस की बेसिक एक्टिविटीज हैं, लाइक परचेजिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट्स, ये बिजनेस की रूटीन की इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं। इनको हम अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। वो बुक्स जहां पे हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे वो बुक्स कहलाती हैं आपकी डे बुक्स या फिर प्राइम एंट्री बुक्स। जैसे हमने बात की कि जनाब सेल्स डे बुक है, तो सेल्स डे बुक में जस्ट क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज डे बुक में जस्ट क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे।
हम कैश रिसीव्ड बुक में जस्ट कैश रिसीव्ड को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसी बुक्स जहां पे एक बुक में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस आपकी रेगुलर नेचर की, इंकरिंग नेचर की, रेपिटेटिव नेचर की होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस की ट्रांजैक्शंस उनको अलग अलग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, वो आपकी डे बुक्स होती हैं। इसके अलावा बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, हम बेटे उन्हें कॉमन जर्नल में, जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इस चैप्टर में हम जनरल जर्नल की प्रैक्टिस करेंगे, कॉमन जर्नल की प्रैक्टिस करेंगे। डे बुक की प्रैक्टिस हमारे ऑनवर्ड चैप्टर्स में आएगी। अब यहां पे एक चीज और, वैसे तो अब जब हमने डिवीजन कर दी हुई अपने जर्नल की, स्पेसिफिक जर्नल अलग कर दिए हुए हैं और कॉमन जर्नल को अलग कर दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक जर्नल में ही स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड होना चाहिए। कॉमन ट्रांजैक्शंस अदर देन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस उन्हें जनरल जर्नल में जाना चाहिए। लेकिन बेटे हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए यहाँ क्या करेंगे, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, रेगुलर बेसिस की हैं, स्पेसिफिक हैं या कॉमन है, हम उनको रिकॉर्ड करना सीखेंगे जनरल जर्नल में। चैप्टर नंबर 4 आपकी प्रैक्टिस करवाएगा हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन जनरल जर्नल, और फिर वहां से हम उसे लेजर्स की तरफ कैसे ट्रांसफर करेंगे, पोस्टिंग का काम कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, वो भी इसी चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन होगा। और लेजर्स भी हमने 2 तरह के डिस्कस किए थे जनाब, वो भी आपके इंडिविजुअल भी होते हैं, कंट्रोल भी होते हैं। यहाँ पे हम सिंपल जर्नल और सिंपल लेजर की प्रैक्टिस करेंगे और वहां से ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। ऑनवर्ड जो भी स्पेसिफिक जर्नल है और स्पेसिफिक लेजर्स हैं, उनके इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, वो चीजें हम वहां पे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कीप इन माइंड, यहाँ फॉर द टाइम बिंग हम इग्नोर कर देते हैं कि जर्नल 2 तरह के होते हैं, लेजर्स 2 तरह के होते हैं। हम सिंपल यहाँ इस चैप्टर में प्रैक्टिस करना है, बेसिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन को सीखना है। इसलिए हम एज्यूम करेंगे जर्नल भी सिर्फ जनरल होता है, कॉमन है, और लेजर भी एक ही सिंपल तरह का एज्यूम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल। सबसे पहले बेटे एक चीज जो आपने याद रखनी है, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस, चाहे हम जर्नल में रिकॉर्ड करें, लेजर में ट्रांसफर करें, डाटा क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या है, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे इंकर्ड हो रही है, हम डेली बेसिस पे उसे रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है। क्योंकि हमने डेट वाइज और डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को बेटे रिकॉर्ड करना है, इसलिए आपके जितने भी अकाउंटिंग बुक्स हैं, आपका जर्नल है या आपका लेजर है, उसमें एक कॉलम जो कंपल्सरी होता है, वो कॉलम होता है बेटे आपके पास, फर्स्ट वन कॉलम डेट का कॉलम होता है। अब मैं सबसे पहले आपके सामने जनरल जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करूंगी। जी बेटे, जनरल जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट वन कॉलम आपके पास होगा डेट का, नेक्स्ट कॉलम आपके पास होगा पर्टिकुलर्स का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है LF। ये क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगी। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। आपके इस कॉमन जर्नल में फर्स्ट वन कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम LF, ऑनवर्ड कॉलम आपके पास अमाउंट्स के 2 कॉलम्स हैं। अमाउंट का फर्स्ट कॉलम डेबिट और सेकंड कॉलम क्रेडिट। अब ये क्या है, इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटे फर्स्ट वन कॉलम डेट, जिस डेट में, जिस डे में ट्रांजैक्शन इंकर्ड हुई, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, हम यहाँ पे प्रॉपरली डेट को मेंशन करते हैं। सेकंड कॉलम में हम अपनी ट्रांजैक्शंस के पर्टिकुलर्स के नेम्स लिखते हैं, हमारा जो भी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, लाइक
ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 20,000। अब अकाउंटिंग के क्वेश्चन में जब आप पढ़ चुके हो कि जनाब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे, फर्स्ट वन इफेक्ट होगा कि जनाब ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है। एक इफेक्ट क्या है, कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या है, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो इफेक्ट्स हैं, दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। अब इन दोनों अकाउंट्स के नेम्स जो हैं वो पर्टिकुलर के कॉलम में मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट में मैंने लिखा हुआ है एल एफ। एल एफ क्या है बेटे, लेजर फॉलियो है। लेजर फॉलियो मीन होता है पेज नंबर। जर्नल से आपका सारे का सारा डाटा हमने ट्रांसफर करना होता है डिफरेंट लेजर्स में। तो जनाब जर्नल के किस पेज से इंफॉर्मेशन कौन से लेजर में कहां ट्रांसफर हो रही है, यहां पे वो रेफरेंस कोट किया जाता है। हमने जनाब बिजनेस की जितनी ट्रांजैक्शंस इंकर्ड होती चली जाएंगी, डिफरेंट अकाउंट्स हमारे ओपन होते चले जाएंगे, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट्स के अकाउंट। बेटे ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं इन्हें स्पेसिफिक कोड असाइन किए जाते हैं। जैसे कैश का अकाउंट अगर मैं पहला अकाउंट ओपन कर रही हूं उसको मैं कोड असाइन करूंगी 1। उसके बाद मुझे कैपिटल का सेकंड अकाउंट ओपन करना है, उसको कोड असाइन करेंगे 2। तो जनाब यहाँ पे अकाउंट्स के जो रेफरेंस नंबर्स होंगे, जो कोड नंबर्स होंगे, वो यहाँ पे हमें लिखना होंगे। वो क्यों लिखे जाते हैं, उसकी रीजन क्या है बेटे, बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मंथ में वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं थाउजेंड्स में। अगर कोई एक एंट्री, कोई एक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना हो कि जर्नल में कहाँ रिकॉर्ड किया, लेजर में उसका इफेक्ट कहाँ गया, लेजर से बैक जर्नल को रेफर करना हो या जर्नल से लेजर में एंट्री को आइडेंटिफाई करना हो, लोकेट करना हो, वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो जनाब उसके बाद लास्ट में आपके पास दो कॉलम्स हैं, एक डेबिट कॉलम है और एक आपके पास क्रेडिट कॉलम है। डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट की अमाउंट को हम क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। ये तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अब उसके बाद बेटे जी क्या किया जाता है, यहाँ जर्नल में एक साइड पे इनके जर्नल के पेज नंबर लिखे जाते हैं। सपोज कि मेरे जर्नल का पहला पेज है तो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर में अपने फॉर्मेट के ऊपर पेज नंबर 1 कोट कर दिया। ये आपके जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। लेकिन अब हम करते क्या हैं, जब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट अब कहीं बुक्स में मुंशियों के पास क्लरिकल वर्क में तो वहां पे मौजूद होगा, लेकिन बेटे जब प्रॉपरली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट को ड्रॉ नहीं किया जाता। सिंपल जर्नल, जब हम जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट का अकाउंट टाइटल लिखा, क्रेडिट का अकाउंट टाइटल लिखा, अमाउंट्स लिखी, दैट्स इट, एंट्री हो गई। प्रॉपर फॉर्मेट को ऑप्ट नहीं किया जाता। लेकिन वो आपको इसलिए वन टाइम बता रही हूं, कहीं पे भी आपको ये फॉर्मेट दिखे तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकता है कि जनाब जर्नल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, किस कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे और डेट लिखने का भी एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है कि हम पहली लाइन पे ईयर नेम लिखते हैं। जैसे सपोज हमारा ईयर है 2020 तो मैंने पहले 2020 लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे डे और मंथ। पर्टिकुलर्स में हमारे जो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट्स होते हैं उनके अकाउंट का नेम आता है। यहाँ पे अकाउंट के नेम की डिटेल होती है, पर्टिकुलर्स उनको बोलते हैं। पर्टिकुलर्स की जगह कहीं कहीं आप देखोगे यहाँ पे रेफरेंस का टाइटल भी दिया जाता है। थर्ड कॉलम LF, LF स्टैंड फॉर लेजर फॉलियो। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है। तो चलिए जनाब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपके जनरल जर्नल के फॉर्मेट का। अब हम प्रॉपरली रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन लेते हैं और उसे जर्नल में रिकॉर्ड करना, लिखना सीखते हैं। तो उसके लिए जनाब आप बुक्स में आइए, चैप्टर नंबर 4 में एक एग्जाम्पल लेते हैं जनाब, उसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। आपके बुक्स में पेज नंबर 108 पे आइए।
एग्जाम्पल गिवन है अब्बास रिविजिटेड के नाम से। अब्बास रिविजिटेड के नाम से जनाब ये एक एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व करते हैं। एक से एग्जाम्पल में क्या करेंगे जनाब, हम जर्नल बनाना सीखते हैं, जर्नल से लेजर और लेजर से फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स ट्रायल बैलेंस। पेज नंबर 108 आपकी बुक्स में, पेज नंबर 108, एग्जाम्पल टाइटल इज अब्बास रिविजिटेड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। तो देखिए जनाब, अब चैप्टर नंबर 3 कितनी हेल्प करेगा, इफेक्ट्स अगर आइडेंटिफाई हो जाएं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दोनों इफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएं, डेबिट क्रेडिट की आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो बेटे उसे जर्नल में लिखना प्रॉब्लमैटिक नहीं रहता। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके, जस्ट आज उसे जर्नल में लिखना सीखेंगे, लेकिन वो मैं आपकी प्रैक्टिस को भी रिवाइज करवाऊंगी। देखो उसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है, Abbas introduces 30,000 cash as capital। अब्बास ने 30,000 कैश से अपने बिजनेस का स्टार्ट लिया। अब जनाब डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स या दोनों इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब्बास ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक इफेक्ट क्या है, बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश क्या है, एसेट है। और डेबिट क्रेडिट रूल्स ने हमें क्या सिखाया कि जनाब बिजनेस में एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हो तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज हो रहे हो तो क्रेडिट करते हैं। कैश बिजनेस का एसेट है, बिजनेस में आ रहा है। एक पुराना कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिया था डेबिट क्रेडिट का, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट भी हम ले चुके। तो जनाब बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश का बैलेंस, एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। कैश कहां से आ रहा है, ये आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन का सेकंड इफेक्ट है। तो जनाब कैश बिजनेस में आ रहा है, कौन ला रहा है, ऑनर। और ऑनर बिजनेस में जो कुछ भी लेकर आए उसकी इन्वेस्टमेंट को हमने क्या नाम दिया था बेटा जी, उसकी इन्वेस्टमेंट को नाम दिया था कैपिटल का। अब इस ट्रांजैक्शन से उसके कैपिटल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ऑनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, उसके इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ रहा है। अब डेबिट क्रेडिट रूल्स की तरफ चलिए, तो बेटे कैपिटल का, रेवेन्यूज का और लायबिलिटीज का नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट होता है। अगर ये इंक्रीज हो तो इन्हें क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज हो तो इन्हें डेबिट करते हैं। तो जनाब ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ रही है, कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो क्या सीखा, इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखिए हमने अपनी बिजनेस की इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया, डेबिट क्रेडिट भी आइडेंटिफाई कर लिए। लेट्स रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन जर्नल। अब जर्नल में इसको मैंने कैसे रिकॉर्ड करना है, देखो बेटे फर्स्ट वन कॉलम मैंने आपसे कहा कि डेट का है, डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हम यहाँ क्या देंगे, डेट के कॉलम में ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर दे देंगे। ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर क्या है, हम पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, डेट के कॉलम में ट्रांजैक्शन का नंबर, रेफरेंस नंबर। अब देखो ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है कि बेटे फर्स्ट लाइन में हम डेबिट जो इफेक्ट है, जो अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं उसको पहले लिखते हैं। मेरे पास इस ट्रांजैक्शन में डेबिट इफेक्ट क्या है, कैश अकाउंट। तो मैंने क्या करना है, कैश अकाउंट को पहली लाइन पे लिखा। सेकेंड लाइन में क्रेडिट को लिखना है। अब क्रेडिट को कैसे लिखा जाए, क्रेडिट इफेक्ट को कैसे लिखा जाए, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट को फॉरन से आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वो क्या है कि बेटे एक बात तो ये कि डेबिट के पर्टिकुलर को, डेबिट के इफेक्ट को पहले लिखते हैं, क्रेडिट के इफेक्ट को दूसरी लाइन में लिखते हैं। और लिखने का तरीका क्या होता है, देखो अगर ये मेरे पर्टिकुलर के कॉलम का मार्जिन है, लाइन है, मैं यहाँ पे कुछ स्पेस दूंगी, सेकेंड लाइन में कुछ स्पेस दूंगी, स्पेस देखकर मैं लिखूंगी 2, और 2 लिखने के बाद मैंने क्रेडिट इफेक्ट का टाइटल दे देना है। और क्रेडिट मैं किसको कर रही हूं, कैपिटल को, और इसके साथ मैंने लिख देना है अकाउंट।
तो जर्नल में किस तरह डेबिट के इफेक्ट को लिखते हैं और किस तरह क्रेडिट के इफेक्ट को लिखते हैं, पहली लाइन में डेबिट इफेक्ट को लिखते हैं, दूसरी लाइन में कुछ स्पेस छोड़कर टू का वर्ड लिखकर फिर हम क्रेडिट इफेक्ट को लिखते हैं, उस अकाउंट का नाम लिखते हैं। वो लिख लेने के बाद ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स हैं। यहां पे तो मैंने टाइटल ऊपर लिख दिया, एब्रीवेशन लिख दी, डेबिट के लिए DR, क्रेडिट के लिए CR। ये हमेशा लिखनी जरूरी नहीं होगी। अंडरस्टूड बात है कि जो अमाउंट का पहला कॉलम है वो डेबिट है और जो दूसरा कॉलम है बेटे वो क्रेडिट है। डेबिट की अमाउंट डेबिट के ऑपोजिट, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, क्रेडिट जो अकाउंट है उसके ऑपोजिट। अमाउंट कितनी है? अब्बास ने जनाब 30,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो अब ये जो 30,000 की अमाउंट है कैश के ऑपोजिट भी लिख देनी है और कैपिटल के ऑपोजिट भी लिख देनी है। कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इसलिए जो कैपिटल की अमाउंट है वो कैपिटल के ऑपोजिट क्रेडिट के कॉलम में, कैश डेबिट हो रहा है इसलिए कैश की अमाउंट कैश के ऑपोजिट डेबिट के कॉलम में 30,000 लिखना है। अब एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली। अब जब एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को क्लोज करने का तरीका क्या है? यहां पे पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन मार्क कर दी जाती है। ये लाइन क्या शो करती है कि जनाब ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई हुई है, इस ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इस लाइन के ऊपर यहां पे हम करते क्या है? पास्ट टेंस में हम निरेशन लिखते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, ब्रीफ नोट देते हैं कि ये हमने एंट्री किस चीज की रिकॉर्ड की इन पास्ट टेंस। जैसे ये किस चीज की मैंने एंट्री पास की है, कैपिटल इन्वेस्टेड, आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस या बिजनेस स्टार्टेड बाय ऑनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये बेटे मैंने ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन दे दी, नोट दे दिया पास्ट टेंस में, दिस इज कॉल्ड निरेशन, दिस इज कॉल्ड निरेशन, दैट मस्ट बी इन पास्ट टेंस। और ये आपको आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो जो कि आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल बताए, बट दैट मस्ट बी इन अ शॉर्ट नोट। ये जनाब हमने एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ बेटे, जर्नल का तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, लेकिन नॉर्मली जब हम जर्नल एंट्री करते हैं हम उस प्रॉपर फॉर्मेट को ऑप्ट नहीं करते। सिंपल डेबिट क्रेडिट के हेड्स का टाइटल दिया, डेबिट की अमाउंट डेबिट की लाइन में उसके ऑपोजिट लिख दी, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट जो आपका अकाउंट है उसके ऑपोजिट लिख दी जाती है, नरेशन को भी इग्नोर कर दिया जाता है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है ये फॉर्मेट अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ब्लैंक ना हो, इसलिए बेटे ये मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। तो जनाब हमने इस क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, वन बाय वन तमाम को रिकॉर्ड करते हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट यू स्टूडेंट्स कि बेटे आप लोग क्योंकि प्रैक्टिस डेबिट क्रेडिट में हम पहले ही कर चुके और बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी आपकी पिकिंग पावर है, ये जनाब क्वेश्चन आप ये चैप्टर विद इन नो टाइम कर पाओगे और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये जनाब आपके बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन। अब जनाब इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन को लेकर चलते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, पहले इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जर्नल में लिखते हैं। अब अब्बास ने क्या किया जनाब, पहले तो 30,000 खुद का इन्वेस्ट किया। सेकेंड ट्रांजैक्शन में अब्बास बोरोस 40,000 टू परचेज अ वैन। अब्बास ने 40,000 उधार लिया। पहले तो ये करते हैं उधार लिया, फिर कहां खर्च किया उसका इफेक्ट हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अब्बास ने ऑनर ने बोरो किया, उधार लिया। उधार लेते हैं तो बिजनेस में क्या आता है? कैश आता है। उधार लिया है, उधार के अंगेंस्ट में आपकी लायबिलिटी रेज होगी और उस लायबिलिटी का नाम क्या होगा? लोन। कर्जा आप ले रहे हो, लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ रहा है।
जब हम कर्जा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश लेते हैं, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, और कर्जा ले रहे हैं, हमें वापस करना है। जब हम कर्जा लेते हैं, अमाउंट बोरो करते हैं, हम लोन लेते हैं, तो लायबिलिटी का बैलेंस भी बढ़ता है। जब लायबिलिटी को रीपे कर देंगे, वापस कर देंगे, तो लायबिलिटी का बैलेंस भी कम होगा और कैश का बैलेंस भी कम होगा। तो अभी तो जनाब अब्बास ने, ऑनर ने बिजनेस पर्पस के लिए जनाब क्या किया है, 40,000 का लोन लिया है, तो कैश का बैलेंस भी 40,000 से बढ़ा और लायबिलिटी का बैलेंस भी 40,000 से इंक्रीज हुआ। जनाब स्टेप नंबर 1 में इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। अब डेबिट क्रेडिट में बात करते हैं। कैश आपका एसेट है, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो तो बेटे उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लोन लायबिलिटी है, कर्जा लिया, लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ा, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लीजिए इफेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए, डेबिट क्रेडिट भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट 1 लाइन में डेबिट को लिखेंगे। डेबिट क्या है, कैश अकाउंट, लिख दिया। दूसरी लाइन में मुझे क्रेडिट इफेक्ट को लिखना है, और क्रेडिट इफेक्ट मैंने क्या आइडेंटिफाई किया है, लोन। इस लायबिलिटी का नाम है लोन, तो ये जनाब क्रेडिट टाइटल यहां लिख दिया, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा, 2 लिखा, और सेकेंड लाइन पे लोन अकाउंट जो आपका क्रेडिट अकाउंट था उसका टाइटल लिख दिया। अब डेबिट है कैश, कैश के ऑपोजिट, कैश की अमाउंट 40,000 और लोन के ऑपोजिट क्रेडिट की अमाउंट नेक्स्ट कॉलम में 40,000। लीजिए हमने एक एंट्री पास कर ली, एक एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। कोई डेट का कॉलम नहीं है, कोई लेजर फॉलियो नहीं है, डेबिट क्रेडिट की जो अमाउंट है उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट का टाइटल जरूरी नहीं है, निरेशन लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने रिकॉर्डिंग सीखनी है, आपका फोकस जो है वो फॉर्मेट पे नहीं होगा, एग्जामिनर उसको इस लेवल पे एग्जामिन नहीं करता। आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और जनाब रिकॉर्डिंग में से पहले एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, उसको फिर से रिवाइज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या था, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डुअल ऑस्पेक्ट, कि जनाब हम बिजनेस में जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हम उसके दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक इफेक्ट आपका डेबिट, दूसरा इफेक्ट आपका क्रेडिट। दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो हमेशा इक्वल अमाउंट के होते हैं, और देखो वो चीजें यहाँ पे प्रूव हो रही हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके डबल इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं। हम एक इफेक्ट को डेबिट कहते हैं, एक इफेक्ट को क्रेडिट कहते हैं, और दोनों की अमाउंट सेम होती है, 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। जनाब अब्बास ने लोन लिया, हमने एंट्री पास कर दी। साथ ही वो बताते हैं कि जनाब लोन की जो अमाउंट 40,000 आपके पास बिजनेस में आई है, अब्बास ने क्या किया, उसकी वैन परचेज कर ली। तो चलिए अब वैन परचेज करने की एंट्री पास करते हैं। परचेज ऑफ वैन, वैन परचेज की है, तो जनाब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। वैन बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किए, बिजनेस में वैन आ रही है। वैन आपका कौन सा एलिमेंट है, अकाउंट्स के 5 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो बेटे वैन क्या है, हमारा एसेट है। विच एसेट, एसेट्स 2 तरह के डिस्कस किए थे जनाब, नॉन करंट एंड करंट। अब देखो आप इस काबिल हो गए वे हो कि बेटे क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि वैन उसने रीसेल पर्पस के लिए परचेज की है, बल्कि हम एज्यूम करेंगे जब तक वो खुद से क्लैरिफाई ना कर दे कि रीसेल के लिए खरीदा, जब तक हम इसे इन्वेंट्री का नाम नहीं देंगे, ये हमारा क्या होगा, नॉन करंट एसेट होगा। हमने बिजनेस यूज के लिए इसे परचेज किया है। और बेटे हमने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज सीख ली हुई है कि नॉन करंट एसेट जो बिजनेस यूज के लिए हम परचेज करते हैं, एसेट को एसेट के नाम से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन अगर वैन परचेज की होती रीसेल पर्पस के लिए, तो फिर हम इसे इन्वेंट्री का नाम देते।
तो जनाब यहाँ रीसेल पर्पस के लिए वैन को नहीं खरीदा गया, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट। मैं एज्यूम करूंगी कि यूज के लिए खरीदा है, ये मेरा नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट को बाय इट्स नेम हम लोकेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो वैन बिजनेस में आ रही है, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो तो बेटे उसको क्या नाम, उसके इफेक्ट का क्या नाम है, उसको हम डेबिट करते हैं। वैन परचेज की है तो उसके अंगेंस्ट में आपने लोन से लिया हुआ जो कैश है वो यूज किया है, तो कैश का बैलेंस कम हो रहा है। कैश आपका एसेट है, एसेट का बैलेंस कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट। पहले हमने लोन लिया, कैश बिजनेस में आया, हमने उसको डेबिट किया। अब उस कैश से हम क्या कर रहे हैं, वैन परचेज कर रहे हैं, वो कैश यूज हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है। एसेट्स कम होंगे तो हम उसे बेटे क्रेडिट करते हैं। तो देखिए डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना इतना मैटर नहीं करता। देखिए एग्जामिनर ने तो वो लिखना आपका देखना है, तो चलिए इसे लिखते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे, पहली लाइन में डेबिट, डेबिट क्या है, वैन अकाउंट, वैन अकाउंट डेबिट किया। दूसरी लाइन में स्पेस छोड़ी, टू लिखा, और जो क्रेडिट अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किया उसका नाम लिख देंगे, और क्रेडिट अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किया है कैश अकाउंट, वो लिख दिया। अमाउंट कितनी है, वो जो लोन लिया था 40,000 की अमाउंट हमने वो यूज कर ली, तो 40,000 डेबिट हो गया और 40,000 ही आपका क्रेडिट हो गया। तो जनाब ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 कंप्लीट हुई। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Abbas buys a market stall for 5,000 cash. अब्बास ने जो भी चीज बेचनी है, जो भी गुड्स सेल करनी है, उसका स्टॉल लगाना है, उसने स्टॉल परचेज किया, एक एसेट खरीदा यूज के लिए, और किस तरह परचेज किया, कैश पे किया। इसके इफेक्ट्स आपने फौरन से आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिट है और व्हाट गोज आउट क्रेडिट है। अगर ये पुराना रूल आपने फॉलो नहीं करना, फिर आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करोगे कि एसेट है, रेवेन्यू है, लायबिलिटी है, क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या करोगे। तो चलिए पहले व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो जनाब बिजनेस में मार्केट स्टॉल आ रहा है, आप उसे खरीद रहे हो और कैश जा रहा है। मार्केट स्टॉल खरीद रहे हो, ये एसेट, इसका बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश आपका एसेट है, उसका बैलेंस कम हो रहा है, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। परचेज ऑफ मार्केट स्टॉल फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन है, इसके इफेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए। अमाउंट हमारे पास है 5,000, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट्स हैं, एक तो जनाब मार्केट स्टॉल है, इसका बैलेंस बढ़ रहा है, जो एसेट बढ़ रहा हो उसको डेबिट करते हैं, और किस तरह खरीद रहे हो, कैश पे कर रहे हो, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट्स कम हो तो बेटे उसे क्रेडिट करते हैं, और इस एसेट की वैल्यू क्या है, 5,000। अब ट्रांजैक्शन को लिखते हैं बेटे, डेबिट इफेक्ट पहले लिखते हैं। मैंने यहां क्या लिखना है, मार्केट स्टॉल अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 5,000 डेबिट अमाउंट, डेबिट के कॉलम में, 5,000 क्रेडिट, क्रेडिट के ऑपोजिट लिख दिया 5,000। लीजिए ये भी एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। ट्रांजैक्शंस बेटे वही हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी, अब सिर्फ हम उन्हें जर्नल में लिखना सीख रहे हैं कि डेबिट को कैसे लिखते हैं और क्रेडिट को कैसे लिखते हैं। अब जनाब फोर्थ ट्रांजैक्शन में अब्बास बाइज इन्वेंट्री फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब ऐसी चीजें, ऐसी ट्रांजैक्शंस हमने प्रीवियस चैप्टर में कैसे सीखी।
वो मैं थोड़ा रिकॉल करती हूँ। वहां पे बेटे 5 अकाउंट्स के एलिमेंट्स होते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 परमानेंट अकाउंट को शो किया करते थे कि जनाब एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जो आपके 2 टेम्पररी अकाउंट्स हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, हम उन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन में हाईलाइट नहीं करते थे, बल्कि हम क्या करते थे, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का डायरेक्टली इफेक्ट हम कैपिटल अकाउंट में देते थे। फिर इन्वेंट्री आपने परचेज की, अभी सेल नहीं की, सेल जब तक नहीं की उससे बेनिफिट नहीं लिया, हमने उसको नाम दिया इन्वेंट्री का और इन्वेंट्री को लिखा एसेट्स में। इन्वेंट्री खरीदी, उसका बैलेंस बढ़ा, इन्वेंट्री में आपने उसे ऐड कर दिया, एसेट्स इंक्रीज कर दिए। इन्वेंट्री सेल की, इन्वेंट्री का बैलेंस कम हुआ, आपने इन्वेंट्री को माइनस किया कॉस्ट प्राइस से और जो आपकी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस प्रॉफिट आया, आपने क्या किया, उसे कैपिटल में ऐड किया। इन्वेंट्री का अकाउंट हम ओपन करते हैं जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को ही सारे क्वेश्चंस में फॉलो किया था। सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया था जिसमें हम पीरियोडिक सिस्टम को लेकर चले थे। पीरियोडिक सिस्टम में क्या है, जब हम इन्वेंट्री को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन नहीं करते, बल्कि इन्वेंट्री परचेज करें तो परचेजेस का अकाउंट ओपन करते हैं, इन्वेंट्री सेल करें तो सेल्स का अकाउंट ओपन करते हैं। परचेजेस का अकाउंट आपका एक एक्सपेंस अकाउंट है और सेल्स का अकाउंट आपका एक रेवेन्यू इनकम अकाउंट है। हम ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स होंगे, अनलेस अनटिल वो क्वेश्चन में हमें खुद ना बता दे कि इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन करें, हम परपेचुअल सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, जब तक वो खुद ना बता दे, जब तक हम पीरियोडिक सिस्टम को ही कैरी ऑन करेंगे। इन्वेंट्री जब भी खरीदेंगे हम परचेजेस का अकाउंट ओपन करेंगे, इन्वेंट्री जब भी सेल करेंगे हम प्रॉपरली रेवेन्यू का अकाउंट ओपन करेंगे। इसका मतलब है कि जर्नल में हमने जनाब पांचों के पांचों एलिमेंट्स के इफेक्ट्स देने हैं, पांचों के पांचों एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। हमने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को छुपाना नहीं है, डायरेक्टली उनके इफेक्ट्स कैपिटल में नहीं देने, रेवेन्यूज को भी अलग से रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस को भी अलग से रिकॉर्ड करना है। तो बेटा क्या फाइनलाइज हुआ कि जनाब जब भी हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे, हम इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करेंगे, हम परचेजेस के एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। इन्वेंट्री जब भी सेल्स करेंगे, इन्वेंट्री जब भी सेल होगी, इन्वेंट्री को कम नहीं करेंगे, सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। अब हमने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए ऑनवर्ड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें इसी चीज की प्रैक्टिस आपको करवाता है, वो सॉल्व करते हैं। अब बेटे अब्बास बायस इन्वेंट्री फॉर 18,000, और इन्वेंट्री ट्रेडेड गुड्स को कहते हैं, ऐसी चीजें जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। तो अब्बास बायस इन्वेंट्री फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट। जी जनाब, देखें ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने लिखी। अब्बास ने 18,000 की इन्वेंट्री बाय की है, परचेज की है। तो हमारे पास एक इफेक्ट तो ये है कि जनाब परचेज की है तो परचेजेस का अकाउंट ओपन हो जाएगा। परचेजेस क्या है, आपका एक्सपेंस है। जब हम चीज खरीदते हैं हमारे परचेजेस एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, और जनाब डेबिट क्रेडिट रूल्स ने हमें क्या सिखाया कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हो जाएं तो बेटे हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब हमने खरीदी, क्या हमने कैश पे किया? अगर कैश पे किया होता, कैश का बैलेंस कम होता, वो उसका सेकंड इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम किस तरह परचेज कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। अब देखो आपके माइंड में फॉरेन से इसका दूसरा इफेक्ट आ गया होगा कि जनाब उधार जब हम खरीदते हैं, क्रेडिट बेसिस पे जब हम चीज उधार खरीदते हैं तो एक अकाउंट ओपन होता है जिसको हमने नाम क्या दिया था, अकाउंट्स पेएबल का नाम दिया था। अकाउंट्स पेएबल आपकी करंट लायबिलिटी है। ये क्या है, आपकी करंट लायबिलिटी है। तो जनाब जब भी उधार खरीदोगे
पैसे नहीं दोगे, यू हैव टू पे इन नियर फ्यूचर, आपको जल्द ही वो पैसे अदा करने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो अकाउंट ओपन हो जाता है, जो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रेज हो जाती है, उस लायबिलिटी का नाम है अकाउंट्स पेएबल। चीज खरीद रहे हो, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है चीज खरीदी है, अब आपको उसके अंगेंस्ट में पेमेंट करना है, जब तक मैं पेमेंट नहीं करती मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लायबिलिटी शो होती रहेगी, जब तक कि मैं उसकी पेमेंट नहीं कर देती। तो जनाब मैंने चीजें खरीदी है, मेरी लायबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट क्रेडिट रूल ने हमें सिखाया कि लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं जनाब, उसे क्रेडिट करते हैं। तो लीजिए इस ट्रांजैक्शन में दोनों इफेक्ट्स हमने मिलकर आइडेंटिफाई कर लिए, डेबिट क्रेडिट का नाम दे दिया, अब हम इसे लिखते हैं। फर्स्ट लाइन में डेबिट का नाम, डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, मार्जिन छोड़ा, टू लिखा, टू लिखने के बाद जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है उस अकाउंट का टाइटल यहां लिख देंगे, और उस अकाउंट का टाइटल क्या है, अकाउंट्स पेएबल। उसकी एब्रीवेशन मोस्टली यूज होती है एपी के नाम से, अकाउंट्स पेएबल लिख दिया, उसको क्रेडिट किया, अमाउंट कितनी है 18,000। जी बेटे, ट्रांजैक्शन नंबर 4 भी रिकॉर्ड हुई, अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब्बास पेज हिज सप्लायर ₹10,000। सप्लायर कौन होते हैं, जिनसे हमने चीज खरीदी हुई होती है। अब हमने उनको पैसे दिए क्योंकि हमने पहले उनसे उधार खरीदा था। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में जनाब हमने 18,000 कॉस्ट की इन्वेंट्री परचेज की थी ऑन अकाउंट, और फिफ्थ ट्रांजैक्शन में जाके आउट ऑफ 18,000 हम 10,000 अपने सप्लायर को पे कर रहे हैं। जब उधार खरीदा था तो हमारी लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल के नाम से इंक्रीज हुई थी, अब हम उनको पैसे अदा कर रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कौन सी लायबिलिटी, अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी। और लायबिलिटी बेटे जब डिक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या है, आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, कैश आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो चलिए अब इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को लिखते हैं। अब्बास पेड ₹10,000 टू हिज सप्लायर। सप्लायर के लिए हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया हुआ है बेटे, अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब मैं इनके इफेक्ट्स को लिखती हूं। एक इफेक्ट तो ये है कि जनाब सप्लायर को पैसे जा रहे हैं, सप्लायर के लिए जो हमने अकाउंट ओपन किया था उसका नाम था, उसका टाइटल था अकाउंट्स पेएबल। जब हमने उधार खरीदा था तो इसका बैलेंस इंक्रीज हुआ था, अब जनाब हम अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी का बैलेंस कम हो रहा है। लायबिलिटी जब कम होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी हम पे करें इन द फॉर्म ऑफ कैश, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश का बैलेंस भी कम हो रहा है, और कैश एसेट है, एसेट कम हो तो उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। आइडेंटिफिकेशन हुई, लेट्स रिकॉर्ड इट इन जर्नल। तो देखिए हम पहले डेबिट को लिखेंगे, अब मैं लिखूंगी अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट डेबिट, और दूसरी लाइन पे 2 के बाद जिसको क्रेडिट होना चाहिए कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, आप 10,000 उनको पे कर रहे हो। लीजिए डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में हमने 10,000 को लिख दिया। नेक्स्ट में है बेटे अब्बास सेल्स इन्वेंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, Abbas sells inventory for 12,000 cash. Sold inventory
फॉर कैश, और कितने में बेची है इन्वेंट्री जनाब? ना, आपने इन्वेंट्री को सेल किया है फॉर 12,000 कैश। अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। इन्वेंट्री को बेटे परचेज किया था तो परचेज एक्सपेंस का अकाउंट ओपन किया। अब आप बेच रहे हो तो रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट ओपन होगा। चीजें बेचते चले जा रहे हो, आपका रेवेन्यू का बैलेंस, आपका सेल्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जनाब सेल्स रेवेन्यू, एक इफेक्ट तो ये है, चीजें बेच रहे हो, सेल्स रेवेन्यू का बैलेंस, आपकी इनकम, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। और रेवेन्यूज अगर इंक्रीज हो तो बेटा जी उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। एक इफेक्ट तो ये है कि सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या है? ये कैसे जनरेट हो रहा है? इन्वेंट्री आप बेच रहे हो, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है। तो दूसरा इफेक्ट क्या है? कैश अकाउंट। सेल्स के एंगेज में चीजें बेच रहे हो, कैश आपके पास आ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। अब जनाब डेबिट क्रेडिट दोनों मेरे सामने हैं। अब मैंने इसको कैसे लिखना है? कैश क्योंकि डेबिट है, इसको मैं पहले लिखूंगी, कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, उसको मैंने सेकेंड लाइन में लिख देना। अमाउंट कितनी? 12,000। अब इजी हो रहा है आप सबके लिए? ओके जी। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में फिर से अब्बास कुछ इन्वेंट्री अपनी सेल कर रहा है 9,000 पे, लेकिन पहले कैश बेसिस पे सेल की थी, कैश उसके पास आ रहा था, कैश को डेबिट किया, लेकिन अब वो किस तरह सेल कर रहा है? ऑन अकाउंट। सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, उधार बेच रहे हो, और कितनी वर्ड्स की इन्वेंट्री बेच रहे हो जनाब? 9,000 पे सेल कर रहे हो। अब बताइए, चीज बेटे आपने कैश पे सेल की या क्रेडिट बेसिस पे सेल की? आपका रेवेन्यू अर्न हो गया, और उस रेवेन्यू का नाम क्या है? सेल्स रेवेन्यू। चीजें बेच रहे हो, रेवेन्यू का बैलेंस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़े तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। पहले इन्वेंट्री बेची, आपके पास कैश आया, दूसरा इफेक्ट उसका कैश था, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, बेटे उसको आपने किया डेबिट। अब यहां पे आप बेच रहे हो, लेकिन उधार बेच रहे हो, आपके पास कैश नहीं आ रहा, और जब हम ऑन अकाउंट गुड्स सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट रेज होता है? उसको हमने नाम दिया था अकाउंट रिसीवेबल का। जब भी उधार बेचते हैं, क्रेडिट बेसिस पे हम चीज बेचते हैं, क्रेडिट सेल्स होती हैं, उसके ऑपोजिट जो अकाउंट रेस होता है, देखो उधार खरीदने के एंगेज में होता है अकाउंट्स पेएबल, उधार बेचेंगे तो उसके एंगेज में जो अकाउंट होता है उसे कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। जब उधार खरीदा तो कौन सा अकाउंट रेस हुआ? अकाउंट्स पेएबल। वो पेएबल के नाम से, क्योंकि चीज खरीदी है, पैसे देने हैं। अब चीज बेची है, उधार, पैसे लेने हैं, तो यहाँ पे जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या है? करंट एसेट है। और जब उधार बेच रहे हो, पैसे लेने हैं, आपके रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ रहा है, और जब रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता है, एसेट बढ़ते हैं, तो बेटे जी उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब जनाब कैसे रिकॉर्ड करें? पहले डेबिट को लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, और फिर दूसरी लाइन पे क्रेडिट लिखेंगे। क्रेडिट क्या है? सेल्स रेवेन्यू। अमाउंट 9,000। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? एक चीज आपने नोट करनी है, टिप है, वो जहन में रखिएगा। हमने जब बेटे इन्वेंट्री को परचेज करना है, चाहे हमने कैश बेसिस पे परचेज किया या क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया,
परचेज आपका एक्सपेंस है वो हमेशा बढ़ेगा, तो इसी परचेजेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, आइदर परचेज्ड ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस। परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी। क्रेडिट किसको करें? कैश बेसिस पे खरीदा है तो कैश का बैलेंस कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट कर दोगे। उधार खरीदा है तो अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दोगे। क्या बोला मैंने? मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जनाब जब भी इन्वेंट्री परचेज होगी तो परचेजेस एक्सपेंस का अकाउंट आप ओपन करोगे। परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी। क्रेडिट किसको करेंगे? डिपेंड करेगा कि आपने खरीदा कैसे है। अगर कैश बेसिस पे खरीदा तो पैसे जा रहे होंगे, कैश को क्रेडिट करोगे, और अगर उधार खरीदा है तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब सेल की एंट्री भी इसी तरीके से जहन में रखोगे। जब हम चीजें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, और रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स ने हमेशा क्रेडिट होना है, चाहे आपने इन्वेंट्री को बेचा है कैश के एंगेज में या उधार बेचा है। रेवेन्यू ने, सेल्स रेवेन्यू ने हमेशा क्रेडिट होना है। अब डेबिट किसको करें? ये डिपेंड करता है कि कैसे बेचा है। अगर कैश पे बेचा है तो चीज बेची है, पैसे आए हैं, कैश को डेबिट करेंगे। और अगर उधार बेचा है तो पैसे नहीं आए, कैश डेबिट होने की बजाय आपका अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ये याद रहेगा? ओके जी। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 8। अब्बास रीपे 10,000 ऑफ द लोन। देखो ट्रांजैक्शन नंबर 2 में अब्बास ने उधार लिया था। क्या इफेक्ट्स दिए थे हमने उसके? चलें वो एंट्री यहां पे देखते हैं क्या हमने रिकॉर्ड की थी। ये अब्बास ने उधार लिया था 40,000 का। जब उधार लिया था पैसे आए थे बिजनेस में, कैश का बैलेंस बढ़ा। एक इफेक्ट तो दिया, कैश का बैलेंस बढ़ा, हमने उसे डेबिट किया। कर्जा लिया, लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी, हमने उसको क्रेडिट किया। अब हम वापस कर रहे हैं लोन। 40,000 में से 10,000 का लोन रीपे करें, वापस करें, तो ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। कैसे लायबिलिटी पे करते हैं? पैसे देते हैं, कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश जा रहा है इसलिए उसको क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। लायबिलिटी आप पे कर रहे हो, लायबिलिटी का बैलेंस कम हो रहा है, लायबिलिटी कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे। तो जनाब जब लोन लिया और रीपे किया, उसका इफेक्ट पहली एंट्री के बिल्कुल ऑपोजिट दे देना है। तो जब लोन लिया था, बिजनेस में कैश आ रहा था, कैश को डेबिट किया था, लायबिलिटी लोन के नाम से बढ़ रही थी, लायबिलिटी को क्रेडिट किया था। जब अब रीपे करोगे तो बेटा जी क्या होगा? बिजनेस से कैश जा रहा है, वो उसका बैलेंस कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी पे कर रहे हो, लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं। तो क्या हुआ इसका इफेक्ट? रीपे 10,000 लोन को कैसे लिखेंगे? रीपे ₹10,000 लोन। आप कैश में अपनी लायबिलिटी दे रहे हो, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, ये हो जाएगा क्रेडिट। लोन आपकी लायबिलिटी है, वापस कर रहे हो, लायबिलिटी का बैलेंस भी कम हो रहा है, लायबिलिटीज कम हो तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो लिखते हैं इसको जनाब। अब लोन अकाउंट डेबिट है, इसको पहली लाइन पे लिखेंगे, और दूसरी लाइन में क्रेडिट, और क्रेडिट इस वक्त क्या है? कैश अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है बेटा जी मेरे पास 10,000। इसी तरह ट्रांजैक्शन नंबर 9 में देखिए, अब्बास पेज हिज ट्रेड सप्लायर्स ₹6,000। ट्रेड सप्लायर्स, सप्लायर्स जिनसे आपने चीज खरीदी थी, पैसे क्यों दे रहे हो? उधार खरीदी होगी। जब हमने अपने सप्लायर से चीज उधार खरीदी थी तो हमने परचेज के एक्सपेंस को डेबिट किया था, और उधार खरीदने के एंगेज में एक लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड की थी जिसका नाम था अकाउंट्स पेएबल। जब वो उधार खरीदा था तो अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी बढ़ी थी, हमने क्रेडिट किया था। अब हम अपने सप्लायर को पैसे वापस कर रहे हैं, लायबिलिटी का बैलेंस कम हो रहा है, और लायबिलिटी जब कम होती है तो बेटे उसको क्या करते हैं? डेबिट। क्रेडिट किसको करें? आप पैसे दे रहे हो, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, कैश आपका एसेट है,
वो जब डिक्रीज होता है तो उसे करते हैं क्रेडिट। अब देखो इसको लिखते हैं जनाब, पेमेंट टू सप्लायर। ब्लैंक पेजेस हमारे एंड हो गए। चले जनाब, इनको ऐसे ही अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट में इस टाइम को नहीं है मेरे पास, डिस्कस करते हैं। आप लिख लीजिएगा, सप्लायर को हम पेमेंट कर रहे हैं 6000 की। सप्लायर के लिए जब हमने सप्लायर से चीजें उधार खरीदी थी तो जो अकाउंट टाइटल हमने ओपन किया था उसका नाम था अकाउंट्स पेएबल। तो अकाउंट्स पेएबल जब उधार खरीदा था ये लायबिलिटी बढ़ी थी, क्रेडिट किया था। अब हम जब अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो तो उसको डेबिट करते हैं। कौन सी लायबिलिटी कम हो रही है? अकाउंट्स पेएबल। और लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करते हैं। अकाउंट्स पेएबल आपका डेबिट हो जाएगा। आप पेमेंट कर रहे हो, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, उसको क्रेडिट कर दोगे। और अमाउंट कितनी है? 6000। लास्ट में क्या है? अब्बास रिसीव 8000। अब अब्बास कैश रिसीव कर रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो तो बेटे उसको डेबिट करते हैं। तो मैं क्या करूंगी? 8000 को डेबिट कर दूंगी। कैश आ रहा है, डेबिट इफेक्ट तो मुझे फौरन मिल गया। कहां से आ रहा है उस रीजन को मैंने क्रेडिट करना है। अब देखते हैं कहां से आ रहा है, रीजन क्या है। Abbas received 8000 of the money owed to him by the customer. हमने कस्टमर को चीजें उधार बेची थी, अब वो कस्टमर हमें पैसे दे रहे हैं। तो भाई जब उधार चीज बेची थी हमने रिकॉर्ड किया था, सेल्स को क्रेडिट किया था, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था। क्यों डेबिट किया था? कि भाई चीजें बेचती, अब हमने उनसे पैसे लेने हैं। तो जब पैसे उनसे आ जाएंगे तो आपके रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा। और रिसीवेबल आपके एसेट्स हैं, जब वो कम हो जाएंगे तो उनको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो कैश आ रहा है, कैश को मैं डेबिट कर दूंगी। अकाउंट जहां से आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल से आ रहा है, क्रेडिट कस्टमर से आ रहा है। और कस्टमर के लिए जो हमने अकाउंट ओपन किया था, अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल के नाम से ओपन किया था, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा जी इस एग्जांपल में आज हमने प्रैक्टिस की है दोबारा से ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की, डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करने की। और नई चीज जो सीखी है कि इन डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स को जर्नल में लिखते कैसे हैं। तो जनाब हमारा आज सिंपल जनरल जर्नल से इंट्रोडक्शन हो गया। वैसे तो इस चैप्टर में लेजर ट्रायल बैलेंस तक की प्रैक्टिस है, लेकिन अभी हम अपना फोकस रखेंगे जर्नल पे। नेक्स्ट लेक्चर में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम जर्नल से होते हुए लेजर्स और फिर ट्रायल बैलेंस की तरफ चलेंगे। ओके बेटा जी, अंटिल दैट टाइम मंडे को मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अबू ज़र मैं बेटे आपकी तरफ आ रही हूँ, आपका क्वेश्चन है। जी बेटे। मैम एग्जांपल 8 में जो उसने लोन पे किया 10,000 का, हाँ जी मैम इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ उसने कुछ इंटरेस्ट भी पे किया होगा, तो वो कैपिटल से डिक्रीज नहीं होगा? बेटे इंटरेस्ट का उसने जिक्र नहीं किया। जब देखो इस चैप्टर में मैंने ये तो ऑब्वियस है कि जब वो इंटरेस्ट रीपे करेगा तो इंटरेस्ट भी तो रीपे करेगा जब वो लोन रीपे करेगा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टूड बात है कि जब वो लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट तो हमें लोन नहीं मिल सकता। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो हम कैपिटल में से हमें रिड्यूस करना चाहिए। बट कीप इन माइंड बेटे, देखो हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस की, अकाउंट्स के 5 एलिमेंट्स में से हमने सिर्फ 3 जो आपके परमानेंट एलिमेंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं। तो हमारी वहां पे मजबूरी हो जाती है कि जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं हम उन्हें उसका डायरेक्टली इफेक्ट कैपिटल में दे देते हैं। रेवेन्यूज और प्रॉफिट से अपने कैपिटल को बढ़ा देते हैं और एक्सपेंसेस की वजह से कम कर देते हैं। While in case of journal ledger हमने सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के अकाउंट ही ओपन नहीं करने, यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के अकाउंट भी अलग से ओपन करने। यहाँ पे हमने डायरेक्टली अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का इफेक्ट कैपिटल पे नहीं देना, बल्कि ये काम जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जाके करेंगे। तो जब एक्सपेंस है उसको अलग से हाईलाइट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, जहां जहां रेवेन्यू होगा उसको क्रेडिट करेंगे। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, बिल्कुल आपने सही बात की कि जब हमने लोन लिया है 40,000 का रीपे कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, लेकिन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस। जब तक वो इंटरेस्ट हमें खुद नहीं बता देता, हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम खुद से बेटे एज्यूम नहीं कर सकते कि 10,000 जो उसने लोन पे किया, अभी बाकी 30,000 रहता है ना उसका रीपे करने वाला, उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट थी, हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे जब तक वो क्वेश्चन में बताएगा नहीं। और मैम ये वैसे तो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी लिखना चाहिए अकाउंट्स पेएबल अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, अगर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन अगर मैं हम सिंपल एसेट और लायबिलिटीज में लिखते हैं तो वो गलत तो नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक वो नहीं बताता नहीं करेगा। नहीं मतलब अकाउंट टाइटल ना दे और एसेट और लायबिलिटी का वर्ड यूज कर लें। जैसे मैम अकाउंट पेएबल अकाउंट है, हाँ जी, इसकी जगह सिर्फ हम लायबिलिटी लिख दें? नो नो नो, लायबिलिटी एक नहीं होती ना, लायबिलिटीज तो बहुत सारी होती हैं। हमें स्पेसिफाई करना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सी लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है। लोन भी एक लायबिलिटी, वो हमने सेपरेट रखी है। हम जब उधार चीज खरीद रहे हैं, एक और लायबिलिटी रेज हो रही है ट्रेड पेएबल या अकाउंट्स पेएबल के नाम से, वो अलग रिकॉर्ड करेंगे। जितनी लायबिलिटीज हैं, जितने एसेट्स हैं, बाय स्पेसिफिक अकाउंट टाइटल, बाय स्पेसिफिक नेम, वो अलग से रिकॉर्ड होते हैं, मर्ज नहीं करेंगे। अब उजर बेटे आपका क्वेश्चन हो गया? जी मैम, ओके। क्लियर भी है? ओके बेटा। हाँ जी सुहेब बेटा। मैम वो कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था आपको कि आपने बताया था, मैं अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि बिजनेस में हमें 100% प्राइस रिकवर नहीं होती, हमारी जो होती है कीमत। तो हमने लॉ में तो पढ़ा है कि हम अपना सारा पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो बिजनेस में भी हमने नुकसान तो नहीं उठाना, सारा रिकवर करेंगे। लेकिन नहीं समटाइम ऐसा होता है जब रिकवरी नहीं हो रही होती, जैसे अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर की बात करें कि भाई हमने ये बात की थी कि कस्टमर से 1 लाख लेना था, वो दे नहीं रहा और हमें जल्दी कैश की जरूरत है, और हमें ये भी डर है कि अगर हमने इसको रिलैक्स किया, अभी तो इसके पास पैसे हैं, फ्यूचर में उसके बिजनेस के हालात ऐसे हो जाएंगे वो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। हम फौरन जनाब उसको इंसेंटिव देते हैं, भाई डिस्काउंट हमसे थोड़ा सा ले लो, बकाया दे दो। लेने तो 100% है। मतलब हमें लॉस नहीं होगा? नहीं नहीं बेटे, जहां एक दफा लॉस हो जाए हम उस पार्टी की तरफ दोबारा नहीं जाते। ओके मैम। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा जी, मुगीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये लेजर फोलियो का दोबारा बता दें उसका। लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर, लेजर का अकाउंट नंबर। ठीक, जब लेजर्स पढ़ेंगे ना वहां पे भी प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगी, उसमें बताऊंगी कि जितने भी अकाउंट्स हम ओपन करते हैं, टी अकाउंट्स या लेजर्स, उनको प्रॉपर नंबर एलोकेट किए जाते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट होती है ना कॉलेज में, आपको कॉलेज की तरफ से रोल नंबर असाइन किया जाता है, इसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने अकाउंट्स आते हैं उनको एक रोल नंबर असाइन कर दिया जाता है, जिसे फॉलियो कहते हैं, रेफरेंस नंबर बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ये वेलकम। हाँ जी हमजा। मैम आप कह रही हैं कि ये जो मेथड है ये एग्जाम में फॉलो नहीं किया जाता, एग्जामिनर इस पे फोकस नहीं करता? प्रॉपर वो, हाँ बिल्कुल, तो उसके अलग से मार्क्स नहीं होते। एग्जाम में हम फिर कैसे इसे सिंपल फॉर्मेट जो आपके सामने इस वक्त मैंने जर्नल एंट्रीज की हैं, वो सिंपल सा फॉर्मेट है। डेबिट का टाइटल लिखा, क्रेडिट का टाइटल लिखा, अमाउंट्स लिखी, नीचे लाइन लगाई, दैट्स इट। मतलब वो कॉलम्स वगैरह नहीं बनाने वो? हाँ एग्जैक्टली, उसकी जरूरत नहीं, वो टाइम वेस्टिंग होता है। और सीए के स्टूडेंट के पास जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं उसी पे इतना टाइम यूज हो जाता है कि जर्नल का अव्वल तो वो क्वेश्चन देता नहीं है, अगर दे भी तो इतना टाइम स्पेयर नहीं होगा कि आप प्रॉपर फॉर्मेट लाइनें स्केल पकड़ो तो उसमें टाइम वेस्ट करो। थैंक यू। यू वेलकम। ओके बेटा, टाइम हो गया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।